हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का इतिहास का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो आज हम इस चैप्टर को जो आपका लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है उसके हिसाब से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच यानी 1200 साल का इतिहास बताया गया। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच यानी कि 1200 साल के बीच में कौन कौन से राजनीतिक सामाजिक बदलाव हुए, उसके बारे में हम मुख्य तौर से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, उसका पतन हो गया था, मैंने आपको बताया था किस तरीके से उसका पतन हुआ था। तो उसमें कई सारे विद्वान थे, उन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए थे। किसी ने बोलता नदियों का सूख जाना, नदियों में बाढ़ आ जाना, ज़्यादा वृक्षों की कटाई कर देना। किसी ने कहा आर्यों का आगमन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। यानी अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए थे हड़प्पा सभ्यता के अंत के संदर्भ में। तो आपको पता है जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल था आप सबको पता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का काल था। जब उसका अंत हो गया तो उसके बाद भारतीय प्राचीन इतिहास में सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे नई सभ्यताएं उभरी। अब जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया तो उसके बाद जो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी और जो इसकी उपनदियाँ यानी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की, उसके किनारे नई सभ्यता उभरी, जिसे क्या कहा गया, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। जो वैदिक सभ्यता आपकी जो ये बुक है चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादा वैदिक सभ्यता के बारे में नहीं दिया, आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो वहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। ये जो वैदिक सभ्यता थी इसे आर्यों ने बसाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ज़्यादातर जो विद्वान है उनका ये मत है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसे अंत आर्यों ने किया था। ठीक है, और जो ये आर्य थे मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा बसाई गई थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और जो वैदिक सभ्यता है ये भी दो भागों में बटी हुई थी, ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल को ऋग्वेदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जो ऋग्वेद है, वेद आपको पता है हिंदू धर्म के एक तरह से ग्रंथ होते हैं। ठीक है, ज्ञान का भंडार होता है। ठीक है, ऋग्वेद को ऋग्वेदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जो ऋग्वेद है उसकी रचना हुई थी। और जो उत्तर वैदिक काल है इसके अंदर भी वेदों की रचना हुई थी। 4 वेद होते हैं हिंदू धर्म में, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ठीक है, और जो 3 वेद बचे हैं वो उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना हुई। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ, मैंने ज़्यादा बताया नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपके चैप्टर में भी ज़्यादा वैदिक सभ्यता के बारे में नहीं दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत से बदलाव हुए। जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसके अंदर बहुत सारे बदलाव यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके बहुत से जो परिणाम हैं वो हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा था, इसका समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक है, उसके बाद आई थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आपके चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन मैं ऊपर से मोटा मोटा आपको बता दूं कि आपको आगे का समझ में आने लग जाए। ठीक है, वैदिक सभ्यता ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में थी। ठीक है, इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता इसे 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेदिक काल को ऋग्वेदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो ऋग्वेद है उसकी रचनाएं, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसके अंदर दूसरे जो वेद हैं उनकी रचना हुई। ये भी 2 पार्टों में डिवाइड था वैदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक काल का जो समय काल है, ठीक है, वो 1500 BC से लेकर 1000 BC है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल है, इसका जो समय काल है वो 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में। इसके बाद भी कई सारे छोटे मोटे जो राजवंश थे वो आए थे, लेकिन उसका जो एविडेंस है इतिहासकारों का कम मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इतना क्लियर हो। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखने जा रहे हैं
प्रिंसेप और प्रियदर्शी के बारे में। आप जब अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें जो पहला ही टॉपिक है वो प्रिंसेप और प्रियदर्शी के बारे में। तो ये प्रिंसेप और प्रियदर्शी है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक यानी 1830 और 40 के बीच का समय, यानी 10 साल, दशक मतलब 10 साल, 1830 और 40, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। अब ब्राह्मी और खरोष्टी एक लिपि थी, इनका अर्थ निकाला था, ठीक है। आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो जेम्स प्रिंसेप थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने 1830 के दशक में जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। क्यों निकाला था, ये जो लिपि थी, ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थी, इसका जो प्रयोग था, जो आरंभिक अभिलेख है, जो बहुत प्राचीन अभिलेख हमें मिलते, इतिहासकारों को सिक्के मिलते, उन पर प्रयोग किया था। जब ये जो लिपियाँ थे, इनका जब जेम्स प्रिंसेप ने अध्ययन किया, इनका अर्थ निकाला, तो उन्होंने इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी। और इतिहास में बहुत सारी जानकारी जो सम्राट अशोक था उसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलती है, ठीक है। यहाँ से इतना क्लियर हुआ होगा आपको। जेम्स प्रिंसेप ने क्या पता लगाया वो देखिए। अधिकतर अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी लिखा है। प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा। कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने जब इन लिपियों का अर्थ निकाला तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो ज़्यादातर जो अभिलेख है और जो सिक्के हैं उन पर प्रियदर्शी लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है, प्रियदर्शी। जब इन्होंने उसका अर्थ निकालने की कोशिश की तो प्रियदर्शी का उन्होंने अर्थ निकाला, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी बहुत सुंदर अट्रैक्टिव राजा, ठीक है। और कुछ अभिलेखों में जो राजा है उसका नाम अशोक भी मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक थे। जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार जो सम्राट अशोक था वो सबसे प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा प्रिंसेप और प्रियदर्शी वाला टॉपिक। देखिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तन। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। तो वो देखिए, इसमें ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनकारी काल मानते हैं। वो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से परिवर्तन हुए वो देखें। इस समय क्या हो, जो आरंभिक राज्य उनका विकास होना आरंभ हो गया। नगरें, नए जो नगरें हैं, शक्तिशाली नगरें, उनका उदय होने लगे। जो लोहा का प्रयोग है, लोहे का आपने जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर उसमें पढ़ता, उस समय के लोग जो थे वो लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, लेकिन इस समय क्या हो, जो लोहे का प्रयोग है वो बढ़ता गया, ठीक है। लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, ठीक है। लोग खेतों में लोहे का प्रयोग करने लग गए, ठीक है। सिक्कों का भी विकास इस समय होने लग गया। बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधारा का, जो बौद्ध एंड जैन दार्शनिक है उनके जो विचार है उनका विकास होने लग गए। बहुत सारे जो लोग थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाने लग गए। ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना, जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ थे उनकी रचना का प्रारंभ होने लग गया, ठीक है। और जो धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार क्षत्रिय राजा बन सकते हैं। जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की उनके अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो क्षत्रिय होते हैं वही राजा बन सकते हैं, ठीक है। जो हिंदू धर्म में 4 तरीके के लोग होते हैं, ये एक वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ऊपर होता था, ठीक है, सबसे ऊपर उसके अंदर ब्राह्मण होता था, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उससे नीचे वैश्य, फिर सबसे नीचे शूद्र होता था। इन्होंने ये कहा कि जो क्षत्रिय वही राजा बन सकता है केवल। राजा का काम भी इन्होंने बताया था कि किसानों, व्यापार तथा शिल्पकार इनसे कर यानी टैक्स और भेंट वसूलना, ठीक है। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपने स्थायी और नौकरशाही तंत्र बनाने लग गए। जैसे जैसे जो कुछ राज्य थे वो बड़े होते गए, ठीक है, उन्होंने अपने परमानेंट सेना रखने लग गए। नौकरशाही जो तंत्र होते हैं, ठीक है, वो भी रखने लग गए, ठीक है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतने सारे परिवर्तन हुए, इसलिए इसे एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं उस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो एग्जाम में आपसे पूछता है, लॉन्ग जो आंसर होते हैं उनमें जो पूछता है आपसे यही पूछता है, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, ठीक है। ये महाजनपद क्या होता है, मैंने आपके ये जो नोट्स है इसमें लिया नहीं है महाजनपद।
अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक लेता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। सबसे पहले महाजनपद समझने से पहले आपको जनपद पता होना चाहिए। जनपद क्या होता है? जन यानी लोग, पद मतलब एक तरह से पैर होता है, जहाँ पर लोग बस जाते हैं या निवास करते हैं या अपना पैर रखते हैं, उसे जनपद कहते हैं। महाजनपद यानी जो बड़ा हो जाता है, ठीक है। महाजनपद वो होता है जो जनपद बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। और जो महाजनपद थे इनकी क्या थी, इनकी अपनी राजधानियाँ भी हुआ करती है। जैसे शहरों की अपनी, जैसे देश की अपनी राजधानी होती है, उसी तरीके से जो महाजनपद थी उनकी भी अपनी राजधानियाँ हुआ करती थी। इनकी जो राजधानियाँ थी जो वो किले से घिरी हुई रहती थी, ठीक है। जो 16 महाजनपद है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलते हैं। उनमें से 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध था, ठीक है। ये बिहार जो है वर्तमान का बिहार, उसका प्राचीन नाम है, ठीक है। उनमें से मगध प्रथम था। अब एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है, मगध के शक्तिशाली बनने के कौन कौन से कारण थे, या अलग तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। जो मगध सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद उभरा था 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, वो देखिए किस लिए, क्या कारण थे उसके। मगध बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है, बिहार का प्राचीन नाम है। मगध 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। जो 16 महाजनपद है उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में बन गया था। उसके शक्तिशाली बनने के पीछे कई कारण छुपे हुए थे। वो कौन कौन से कारण थे जिसने मगध को शक्तिशाली बनाया, वो देखिए। एक था उपजाऊ भूमि, जिससे अच्छी फसल होती थी। जो आप मगध का क्षेत्र देख रहे हैं उस समय उसमें उत्तर प्रदेश का भी कई क्षेत्र आता था, ठीक है, झारखंड भी आता था, पश्चिम बंगाल का भी कई क्षेत्र होता था। उस समय मगध बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। इसमें यहाँ का जो आप वर्तमान में भी क्षेत्र देखें बहुत उपजाऊ, जलोढ़ मृदा वाला, जलोढ़ जो मट्टी होती है, आपको जियोग्राफी में पढ़ा होगा या छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जो जलोढ़ मट्टी होते हैं बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए वो क्षेत्र जलोढ़ मट्टी वाला क्षेत्र है। वहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ, जिससे फसल अच्छी होती है। अब फसल अच्छी होती है तो वहाँ पे क्या होगा, जब फसल अच्छी होती है तो राजा उनसे, जो लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल सकता था। जब, ठीक है, टैक्स ज़्यादा वसूल सकता था तो वो अपनी जो स्थायी सेना है वो रख सकता था, ज़्यादा सेना रख सकता था, वेतन दे सकता था, सेना जो होती थी उनके औजार दे सकता था, और वहाँ के जो लोग थे वो भी समृद्ध होने लग गए, ठीक है। लोहे की खदान उपलब्धि, लोहे से औजार और हथियार बनाना आसान था। जो मगध का क्षेत्र था वहाँ पर जो लोहे की खदान भी थी, आप वर्तमान झारखंड में देख सकते हैं, वहाँ पे लोहे खनिज बहुत सारी पाए जाते थे, तो वहाँ पे लोहे की खदानें भी मौजूद थी, जिससे लोहे के औजार हथियार बनाना बहुत आसान होता था। इसलिए जो मगध की सेना थी बहुत ताकतवर हो गई थी। तीसरा कारण देखिए मगध के शक्तिशाली बनने का, जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था। अब पहले क्या था, पहले बंदूक तो हुआ नहीं करती थी, पहले क्या होता था, घोड़े और हाथियों से युद्ध लड़ी जाती थी। तो क्या हुआ, वहाँ पे जंगले थे और जंगले में हाथी भी, जो मगध के जंगल थे वहाँ पे हाथी उपलब्ध थे, और हाथी सेना का एक महत्वपूर्ण साधन माने जाते थे उस समय, ठीक है। तो इसलिए भी मगध शक्तिशाली था। गंगा और इसकी जो उपनदियाँ, गंगा और इसकी जो सहायक छोटी छोटी नदियाँ हैं, इससे आने जाने वाला रास्ता आसान और सस्ता था। मगध प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी था। गंगा और जो इसकी छोटी मोटी नदियाँ थे, इससे जो रास्ता था आने जाने का, दूर दूर जाने का जो रास्ता था वो आसान भी था और सस्ता भी था, ठीक है। और जो मगध था वो प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित क्षेत्र था। मगध में योग्य और शक्तिशाली शासक थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनम। इन शासकों ने की बेहतर नीतियों के कारण मगध इतना समृद्ध हुआ। जो मगध है इसके अंदर कई योग्य शासक आए, ठीक है। आप अगर देखते हैं जिस साम्राज्य में अगर शासक योग्य नहीं होता, ठीक है, आलसी होता है, ठीक है, या दूसरे तरीके से जो अयोग्य होता है, वो साम्राज्य धीरे धीरे टूट जाता है। जैसे आप मुग़ल सल्तनत में देख सकते हैं 1707 तक जब औरंगज़ेब थे गद्दी पे, तो मुग़ल शक्ति अपने चरम सीमा पे थे। जो मुग़ल साम्राज्य था अपने चरम सीमा पे, बहुत बड़ा मुग़ल साम्राज्य बन गया था। लेकिन औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई तो उनका बेटा आज़म शाह शासक बना। उसके बाद भी फर्रुखसियार या बहादुर शाह, बहुत सारे कम समय के लिए शासक बने, और जिसने मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, ठीक है। वो अयोग्य शासक थे, इसलिए मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। और जो मगध में क्या था, योग्य शासक थे, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा जो मगध साम्राज्य था इसमें योग्य शासक थे, ठीक है, और शक्तिशाली शासक थे। इनमें एग्जाम्पल दे
रखा है बिंबिसार। ये बिंदुसार मत समझ लेना इसे, ठीक है। बिंबिसार अलग थे और बिंदुसार अलग था, ठीक है। अजातशत्रु, महापद्मनम, जो महापद्मनम था ये जो थे ये नंद वंश था एक, ठीक है। नंद वंश के स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। इन शासकों की बेहतर नीतियाँ, ये जो शासक थे इनकी नीतियाँ जो पॉलिसीज थी बहुत बेहतर थी। इसके कारण जो मगध था इतना समृद्ध था, शक्तिशाली था। प्रारंभ में शुरू में क्या था, राजगाह मगध की राजधानी होती थी, परंतु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। शुरू में क्या था, जो मगध की राजधानी थी वो राजगाह थी, और जो राजगाह थी पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र को कर देगा। पाटलिपुत्र जो पटना बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है, ठीक है, उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताएं जिसने मगध को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया था। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपको तो पता होना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसका जो समयकाल है वो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में। मौर्य साम्राज्य एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था भारतीय इतिहास का। मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं कि आइए। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। जो धनानंद था ये एक शासक था, उस समय मगध में शासन कर रहा था, ठीक है, भारत का शासक था। इसको हराकर जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके जो गुरु थे वो गुरु चाणक्य इनका नाम था। क्या था, इनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त की सहायता की थी चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा। जो चाणक्य है आपने इनका पहले भी नाम सुना होगा, ठीक है। चाणक्य के बहुत सारे नाम है, विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ चाणक्य कहूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना की थी। मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल। जो मौर्य साम्राज्य अगर आप पश्चिम और उत्तर में देखें, पश्चिमोत्तर का क्षेत्र अफगानिस्तान तक फैला था। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है उसे बलूचिस्तान कहते हैं, यानी इतना बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखने जा रहे हैं वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी की सुन। मौर्य साम्राज्य एक बहुत पुराना साम्राज्य था, ठीक है। 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय काल था, यानी बहुत पुराना साम्राज्य था। तो उसके बारे में जानकारी किन किन सोर्स से मिलती है इतिहासकारों को, वो देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत एक और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है, बौद्ध और जैन साहित्य, जो बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, ग्रंथ है, जैन धर्म के साहित्य या जो ग्रंथ है उनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो अशोक था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। आप अपने बुक में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं डिटेल से नहीं बना रहा वीडियो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे युद्ध किया था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्ल हुआ था उस समय, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग थे वो बंदी बना लिए थे। ये जो युद्ध हुआ था इसके कारण अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के बारे में अगर देखें तो अशोक प्रारंभ में बहुत क्रूर शासक था, ठीक है। इसने अपने कई सारे भाइयों को मार के गद्दी प्राप्त की थी। शुरू में बहुत क्रूर शासक हुआ करता था, लेकिन कलिंग के युद्ध से इसका जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य हैं, ग्रंथ, इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य है इनके जो गुरु थे उनसे जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य। इंडिका एक मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। आपने हिंदी की जो आपकी फर्स्ट चैप्टर था कि उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, देवसेना का गीत, उसके अंदर आपने यार नाम मैं भूल रहा हूँ उस राजा का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक राजा था उसका ये राजदूत था, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है। उसकी इंडिका थी, वो मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके दरबार में रहता था। उसने इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी है। पुराण हो गए,
मुद्रा राक्षस हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, यानी इतने सारे जो साहित्यिक स्रोत हैं इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर जो प्राचीन भवन है, जो पुराने भवन मिलते हैं, उनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। स्तूप हो गए, स्तूप हो गए, ठीक है। स्तूप के बारे में आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। स्तूप एक तरह से जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होते हैं, सिख धर्म में गुरुद्वारे होते हैं, ये उपासना के केंद्र होते हैं। उसी तरीके से जो बौद्ध धर्म था उसमें स्तूप उपासना के केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। स्तूप से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इमारतें हो गई, गुफाएं हो गए, मृत भांड क्या होता है, मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तनों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्के हो गए, अशोक के अभिलेख, अशोक ने खुद अभिलेख अपने खुदवाए थे स्तंभों के ऊपर, उससे जानकारी मिलती है। मूर्तिकला हो गए, ये बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट बताएं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इतना मैंने आपको बताया, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, सेना। सेना के बारे में, सेना के अंदर क्या है देख, मेगास्थनीज यूनानी एक राजदूत था, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। हिंदी का इसने पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज के अनुसार ये मौर्य साम्राज्य के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य उनके दरबार में रहा करता था, इसके अनुसार क्या था, सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी, ठीक है। मेगास्थनीज ने ये लिखा कि जो सैनिक गतिविधियाँ हैं उसके लिए एक समिति थी, ठीक है, और 6 उप समितियाँ थी और इनके अलग अलग कार्य हुआ करते थे। और जो मौर्य साम्राज्य के पास एक बहुत विशाल सेना थी। अब देखिए ये जो एक समिति थी वो क्या थी, ठीक है। पहली जो समिति थी उसका कार्य क्या था, नौसेना का संचालन, जो नौसेना होती थी उसका संचालन पहली समिति का काम था। जो दूसरी समिति उसका काम क्या था, यातायात, खान पान की देखरेख करना। तीसरी समिति का काम था पैदल जो सैनिक हैं उनका संचालन करना, देखभाल करना, ठीक है, उनके खाने की सुविधा उपलब्ध करवाना। चौथी जो समिति थी उसका काम था अश्वरोही, अश्व मतलब जो घोड़े पर सवार जो सैनिक होते थे ना, उनकी देखभाल करना। पांचवी जो समिति थी उसका रथारोहियों का वो संचालन करना। छठी जो समिति थी उसका जो हाथियों का जो संचालन करते थे उनकी देखभाल करना, ठीक है। और जो दूसरी अन्य जो उप समितियाँ थी उनकी अलग अलग कार्य थी। अन्य उप समितियाँ जो कार्य थे उनका था उपकरण को धोने के लिए बैलगाड़ी जो होती थी उनका प्रारंभ करना, ठीक है। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए जो सेवक होते थे उनकी व्यवस्था करना, ठीक है। ये आसान से पॉइंट है, इनको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, अशोक का धम्म। मैंने आपको बताया 261 BC में, 261 BC में जब कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद उसने जो लड़ाई झगड़े थे, युद्ध थे, उनसे हमेशा के लिए त्याग दे दिया और अपने जो आने वाली नस्लें थी, बेटे थे, उनको भी ये नसीहत दी कि तुम भी युद्ध ना लड़ो कभी, ठीक है। और उसने जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाने के लिए कई देशों में, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, तिब्बत, चाइना में यहाँ पर अपने दूत भेजे थे, ठीक है। अशोक के धम्म के बारे में जान लेते हैं क्या है। अशोक ने प्रशासन में कुछ नियम स्थापित किए थे जिसे अशोक का धम्म कहा गया। इसके अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। अशोक का धम्म क्या था, धर्म मत समझना, धर्म अलग होता है, धम्म अलग होता है, ठीक है। अशोक ने जो प्रशासन है, ठीक है, जो प्रशासन होता है उसमें कुछ नियम स्थापित किए थे, इसी को अशोक का धम्म कहा जाता था, ठीक है। अशोक के धम्म के अनुसार क्या था कि लोगों का जो जीवन है, अशोक का धम्म के अनुसार जो लोगों का जीवन है इस संसार में भी अच्छा रहेगा और इसके बाद यानी मरने के बाद भी उनका जो जीवन है वो अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक कई अधिकारी को नियुक्त किया था। जो धर्म के प्रचार के लिए जब अशोक ने धम्म का प्रचार किया उसके लिए धम्म महामात, ठीक है, ये आपको याद रखना, धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। और अशोक ने अपने बेटे को भी श्रीलंका भेजा था इसी के रिलेट में, ठीक। अब देखिए, अब जो धम्म है उसकी कुछ विशेषताएं भी, जो अशोक की धम्म है इसकी कुछ विशेषताएं, वो क्या क्या विशेषताएं वो देखिए।
एक है बड़ों का सम्मान करना और सत्य बोलना। बड़ों का सम्मान करना और सदैव सत्य बोलना अशोक की धर्म की विशेषता है। अपने से छोटे का उचित व्यवहार करना है, जो आपसे छोटे हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति रखना, जो अहिंसा का हमेशा संदेश, सभी धर्मों का सम्मान। इसमें अशोक ने ये कहा कि हमेशा अहिंसा रखो, ठीक है, अहिंसा करो, कभी भी लड़ाई झगड़े ना करो। जो जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का सम्मान करो, ठीक है। जो दास होते हैं और सेवक होते हैं उनके प्रति दयावान रहो, ठीक है, दया दिखाओ उनके सामने, ठीक है। ये अशोक की धर्म की कुछ विशेषताएं थी, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको जितना बताया उत्तर भारत के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अब हम दक्षिण भारत में क्या हो रहा था उसी समय के अंदर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत के अंदर क्या क्या हो रहे थे, कौन कौन सी घटनाएं घटी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दक्षिण के राजा तथा सरदार। भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। तमिलकम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेरो, पांड्य से सरदारी अस्तित्व में आई। ये राज्य काफ़ी समृद्ध थे, ठीक है। दक्षिण में क्या हुआ, भारत का जो दक्षिण भाग है इसमें कुछ सरदारियाँ थी, वो उनका उद्भव शुरू होना लग गया। सरदारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक तरह से राजा होता था, ठीक है, एक तरह से जो कबीले होते थे उनका जो सबसे सर्वोच्च होता था, ठीक है, लीडर होता था, वो सरदार हुआ करता था, ठीक है। जो सरदारी का उद्भव इसी समय हुआ दक्षिण के क्षेत्र में। तमिलकम, उस समय जो दक्षिण का क्षेत्र से तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम आज के किस से मिलकर बना होता, जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, इन सब से मिलकर बना था तमिलकम। तमिलकम क्षेत्र में जो चोल, चेर, पांड्य, ये सब आपने 6th क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 6th क्लास में अपने चोल साम्राज्य के बारे में, राज के बारे में, प्रांतर प्रथम के बारे में, यानी और शासकों के बारे में, यानी चोल शासक, चेर शासक और जो पांड्य शासक है दक्षिण भारत में शासन करते थे, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो सरदारियाँ अस्तित्व में आई, ये राज्य काफ़ी समृद्ध थे, ठीक है। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। जो सरदार था एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। सरदार का जो पद था, ठीक है, इसकी जो पोस्ट थी वो वंशानुगत भी हो सकता था। जो सरदार का जो पद था वो वंशानुगत हो सकता था, यानी सरदार मर गया उसका बेटा सरदार बनेगा, ठीक है, उसका बेटा मर गया तो उसका भी बेटा सरदार बनेगा, इस तरीके से। और नहीं भी, यानी अगर उसका बेटा नहीं है तो कोई और भी उसी के रिश्तेदार में सरदार बन सकता था, ठीक है। सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग हुआ करते थे। जो सरदार के जो समर्थक होते थे वो उसके परिवार के लोग हुआ करते थे। तो आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो आपका चैप्टर होगा ये हो सकता है अगला जो पार्ट है उसमें पूरा करवा दिया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।